जय हिंद दोस्तों। आज हम मेंस के फर्स्ट पेपर का भाग खा का सामाजिक न्याय और विधान वाला जो चैप्टर है उस वाले को आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले कि आपके इस सब्जेक्ट सामाजिक न्याय और विधान वाले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो देखिए, ये दो टॉपिक मोस्टली मेंशन है। पहला टॉपिक है केंद्र एवं राज्य द्वारा आबादी के कमजोर वर्ग, यहाँ पे इसको अंडरलाइन करिए, कमजोर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना, मतलब योजना पढ़ना है। फिर इन योजनाओं का प्रदर्शन, मतलब उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और कमजोर वर्ग की सुरक्षा और बेहतरी के लिए तंत्र, कानून, संस्थाएं, निकाय, मतलब कि इस वाले टॉपिक है। और यही मेन सबसे बड़ा टॉपिक आपका रहेगा। इस वाले टॉपिक में उसने बोला है कि समाज, मतलब समाज में या जनसंख्या में कमजोर वर्ग कौन कौन से, कमजोर वर्ग को पढ़ना है। उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका प्रदर्शन कैसा है, अगर उनकी सुरक्षा के लिए कोई तंत्र बना है, कानून बना, संस्थाएं और निकाय, ये वाला आपको डिटेल पढ़ना है। फिर दूसरा पढ़ना है गरीबी एवं भूख से संबंधित मुद्दे। ठीक है, तो ये दो, मतलब सामाजिक न्याय और विकास का जो, सामाजिक न्याय और विधान का जो खंड है, इसमें आपके दो टॉपिक मेंशन किए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ना इस टॉपिक में ऊपर वाला, इसमें पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आबादी आबादी में कमजोर वर्ग कौन कौन से हैं। अगर आपको पता होगा कि कमजोर वर्ग ये हैं, तो उनसे जुड़ी योजनाएं, तंत्र, कानून, संस्थाएं, निकाय आप सब पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कमजोर वर्ग कौन। तो देखिए, ये आपका पहला टॉपिक, दो टॉपिक दिया हुआ है। पहला टॉपिक इसमें दिया कमजोर वर्ग। तो देखिए, आबादी में, समाज में आपको ये, जैसे अल्पसंख्यक, श्रमिक वर्ग, अनुसूचित जाति, महिला, अनुसूचित जनजाति, बच्चे, वृद्ध, मादक द्रव्य व्यसनी, मतलब जो नशेड़ी होते हैं वो, ट्रांसजेंडर और घुमंतु जनजाति, इतने सारे आपके कमजोर वर्ग, या इन्हीं को हम लोग संवेदनशील वर्ग भी बोलते हैं, ये समाज में उपस्थित है। इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो हम एक एक कर करके सबको पढ़ेंगे, और इनकी इनकी क्या है, आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है, निगेटिव मार्किंग है, तो आपको खूब गहराई से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्पसंख्यक को, उसके बाद पढ़ेंगे श्रमिक वर्ग, तो ऐसे कर करके। तो पहला हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है अल्पसंख्यक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई आप अल्पसंख्यक हम पढ़ेंगे तो इसका रोड मैप क्या होगा, क्या क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? वहां पे हालांकि उसने पक्ष पूरे बता दिए कि आपको योजनाएं पढ़नी है, आपको तंत्र पढ़ना है, निकाय पढ़ना है, सुरक्षा, परफॉर्मेंस पढ़ना है योजनाओं का। तो जो जो तो देखिए, हम क्या क्या पढ़ेंगे उसी के अनुसार, कि अल्पसंख्यक सबसे पहले भाई अर्थ क्या है या स्वरूप क्या है, अल्पसंख्यकों का क्या अर्थ निकाले, किससे जुड़े हैं, अल्पसंख्यक कौन, अल्पसंख्यक वर्ग कौन से हैं जो समाज में उपस्थित है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कि भाई अगर अल्पसंख्यक है तो उनको कोई समस्या है कि नहीं। भाई अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक भले, अगर कोई समस्या नहीं है, समृद्ध वर्ग है, तो क्या दिक्कत है, क्या पढ़ने की दिक्कत है। जब वो अपने आप को किसी तरह दबा महसूस नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्याएं हैं तब हम उनकी समस्या जानेंगे। ठीक है, फिर दिया है सब प्रयास, आपको यहाँ बताया ना कि उसमें क्या क्या आपको पीछे वाले में दिया हुआ है, फिर टॉपिक में बताया ही है कि योजना पढ़ना है, सुरक्षा तंत्र पढ़ना, कानून, संस्था, निकाय पढ़ना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई संवैधानिक, संविधान में उनके लिए क्या क्या जिक्र किया हुआ है। फिर वैधानिक प्रयास पढ़ेंगे। वैधानिक प्रयास का मतलब है कि केंद्र सरकार, मतलब संसद या विधानमंडल, उनके लिए कौन कौन से कानून बना रखे, कौन कौन से संस्थाओं का निर्माण करती है। उसके साथ ही कोई अगर उनके लिए नीतियां हैं स्पेशल, क्योंकि नीतियों के आधार पर ही योजनाएं, कार्यक्रम बनाए जाते हैं। तो नीतियां पढ़ेंगे, योजनाएं पढ़ेंगे कि कौन कौन सी योजना उनको दिया जा रहा है लाभ के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अर्थ एवं स्वरूप। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं अल्पसंख्यक। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा इसका अल्पसंख्यक का अर्थ। देखो, अल्पसंख्यक दो शब्द से बना है, और अल्प और संख्या। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जिनकी संख्या कम है, मतलब शब्द से समझ में आता अल्पसंख्यक। ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है अर्थ में, कि वह समुदाय जिनकी संख्या कम है। एक तो ये पकड़ में आ गई, संख्या कम है। अब भाई संख्या कम है, लेकिन आगे क्या बोलता है कि जो कुछ मामले में वंचित हो, मतलब वंचित होना जरूरी, मतलब संख्या कम है, लेकिन अब जैसे संख्या कम है, समृद्ध है, अमीर है, तो क्या दिक्कत है, वो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन संख्या कम होने के साथ में वंचित भी होना चाहिए, और स्वयं को वंचित महसूस करते हैं, और जिनकी अपनी विशिष्ट भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है, जिसके आधार पर वे स्वयं को अलग महसूस करते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। मतलब वो समाज से अलग होनी चाहिए। मतलब क्या क्या समझ में आया, कि पहले तो उनकी संख्या कम होनी चाहिए, दूसरा वे वंचित हो, तीसरा उनकी अपनी विशिष्ट भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान हो, और और वो अपने को, स्वयं को दूसरों से अलग महसूस करते हैं। ये कंडीशन है जिस आधार पर हम किसी भी वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग घोषित
कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अल्पसंख्यक मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हालाँकि हम आगे और बढ़ रहे हैं। देखिए संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है। देखिए संविधान में जैसे अब कोई भी वर्ग है, आपको मालूम है कि कोई भी जैसे समाज आज़ादी होता, आज़ादी के बाद ये सब वर्ग थे। संविधान में संविधान निर्माताओं को अगर इनको संरक्षण की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने संविधान में पर्याप्त उनको संरक्षण दिया, ठीक है? क्योंकि ये जो वर्ग है ये आज के बने वर्ग नहीं है, ये तो आज़ादी के पहले के बने वर्ग हैं। जो भी इनका सामाजिक निर्माण हुआ है, तो उनके आधार पर। तो पहला क्या बोलता है कि संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा तो नहीं दी है, लेकिन संविधान में 3 अनुच्छेद जिसपे अल्पसंख्यक वर्ग का वर्णन किया, उल्लेख किया हुआ है। पहला कौन सा है? पहला है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 350। ये 3 अनुच्छेद है पूरे संविधान में जहां आपको अल्पसंख्यकों का उल्लेख मिले। उनके बहुत सारे प्रावधान भी है। जैसे पहला हम अगर देखें अनुच्छेद 29, तो देखिए अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख है, ठीक है? और अनुच्छेद 29 बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या अल्पसंख्यक वर्ग है तो अपने उनके हितों का संरक्षण करेगी सरकार, ये बताता है, ठीक है? फिर अगर अगला देखें अनुच्छेद 30, तो अनुच्छेद 30 बोलता है कि अनुच्छेद 30 सीधा-सा बोलता है कि भाषाई धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात करता है। मतलब इसने ना कैटेगरी ही बना दी कि अल्पसंख्यक वो होंगे जिनका 2 आधार होगा। कौन-कौन सा? धार्मिक और भाषाई। मैंने आपको पहले ही बताया कि उनकी अपनी अलग संस्कृति होनी चाहिए। ये देखिए डेफिनिशन में लिखी है, भाषाई, धार्मिक और अलग संस्कृति होनी चाहिए। तो उसने आपको बता दिया कि धार्मिक आधार पर या तो कोई भी वर्ग धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक होगा या तो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक होगा। ये संविधान कहता है। इसके आधार पर और कोई अल्पसंख्यक की बात संविधान नहीं करता। ठीक है? अब क्या है ना कि जैसे आपका अल्पसंख्यक वर्ग है, तो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाया गया था 1992 का। ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 का बनाया गया। अब अधिनियम बना है अल्पसंख्यकों के लिए, तो उसमें अल्पसंख्यकों की डेफिनेशन तो दी ही जाएगी। तो उसकी जो धारा है 2C, उसकी धारा 2C क्या कहती है कि केंद्र की अल्पसंख्यक वह होगा जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अल्पसंख्यक वह होगा जो केंद्र सरकार बताएगी। मतलब इसने राज्य सरकार को अधिकार ही नहीं दिया कि वो अपने यहाँ अल्पसंख्यक घोषित करे। अच्छे समझिएगा। मतलब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C ये कहती है कि केंद्र सरकार बताएगी कि अल्पसंख्यक कौन है, राज्य सरकार नहीं बताएगी। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए जब 92 का अधिनियम था तो हमने 93 में, जैसे 92 अधिनियम तो 93 में केंद्र सरकार है, मतलब भारत सरकार ने 5 धार्मिक समुदायों को, क्योंकि संविधान बताता ही है कि धार्मिक होगा या भाषाई, तो उसने 5 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। कौन कौन? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, इन्हें अल्पसंख्यक समुदाय मान लिया गया। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसियों को 1993, ये डेट याद रखिए, 1992 का अधिनियम था। अगले ही साल 1993 में केंद्र सरकार ने इन 5 समुदायों को अल्पसंख्यक मान लिया। उसके बाद फिर जब 2014 आया, 2014 में जैनों को भी छठे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित। तो आपके सीधे एग्जाम में पूछ लेगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है, ऑप्शन दे देगा, या पूछ लेगा कि कौन कौन सा अल्पसंख्यक होता है। आपको याद होना चाहिए कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, 6 ही हैं समुदाय जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित हैं। उसके बाद क्या हुआ, 2018 की बात आती है तो कर्नाटक सरकार ने अपने यहाँ के लिंगायत समुदायों को कहा कि आप उसको धारा 2D के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दे दीजिए, लेकिन ये मामला अभी भी केंद्र सरकार के पास लंबित है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अल्पसंख्यक की परिभाषा को लेकर के बड़ा विवाद है। अल्पसंख्यक की परिभाषा को लेकर के एक विवाद तो ये करंट का टॉपिक आपसे पूछ सकता है कि एक विवाद तो है कि केंद्र और राज्य को लेकर के, क्योंकि देखिए अल्पसंख्यक जो होते हैं ये संख्या में कम होते हैं, तो ये किसी राज्य में मतलब केंद्रित होंगे, संकेंद्रण उन्हीं का, वहीं पे उनकी जनसंख्या होगी। तो इसका जो अधिकार है ना, जैसे अभी आपको मालूम है कि केंद्र सरकार के पास है, लेकिन इस मामला उठता रहता है बीच-बीच में कि नहीं, इसका अधिकार राज्य सरकार को देना चाहिए कि राज्य सरकार घोषित करे कि उसके यहाँ कौन-सा वर्ग अल्पसंख्यक है। दूसरा जो विवाद लेके आता है कि ये कहा जाता है कि भैया अल्पसंख्यक वर्ग में आपने हिंदू को तो रखा नहीं। क्यों नहीं रखा? क्योंकि देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो देश के परिप्रेक्ष्य में हिंदू एक बहुसंख्यक समाज है। लगभग देश की 80% आबादी हिंदू वर्ग है। लेकिन अगर हम राज्य के संदर्भ में बात करें, विशेष राज्य की बात करें, तो आप जब नॉर्थ ईस्ट में जाएँगे, जम्मू कश्मीर में जाएँगे, तो यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है। नॉर्थ ईस्ट में ईसाइयों का
बहुमत है और जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का बहुमत है। तो भाई बोला जाता है कि जब आप राज्य के संदर्भ में बात करें तो फिर राज्य के संदर्भ में आपको हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक में रखना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा उठता है, इस पे विवाद छिड़ाओ, बहस छिड़ाओ, लेकिन अभी इसका कोई वो नहीं। तीसरा में क्या होता है कि 2018 की बात है, 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है, एक निर्णय आता है। उसमें वो कहता है कि समुदाय के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का आधार राज्य होना चाहिए, मतलब राज्य को डिसाइड करना चाहिए। पर ये अभी निर्णय है, अभी इस पर केंद्र सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो मतलब 3 मुद्दों को लेकर के विवाद बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे जो अल्पसंख्यक का, जैसे हमने पहले रोड मैप ही बना लिया था कि हम पहले सबसे पहले अर्थ एवं स्वरूप पढ़ेंगे, उसके बाद भारतीय अल्पसंख्यकों की समस्याएं क्या है वो देखेंगे, फिर उसके बाद संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास। तो जो अगला हमारा टॉपिक है कि अल्पसंख्यक भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याएं क्या है। तो देखिए हम मैंने ना समस्याओं को ना 2 समुदायों के संदर्भ में लिखा है। एक है मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्याएँ और एक है आपके ईसाई अल्पसंख्यकों की समस्या। उसका कारण ये है कि उसके अतिरिक्त जैसे मुस्लिम और ईसाइयों कहते हैं, जैसे सिख, बौद्ध, पारसी और जैन है। तो पहली बात तो ये वर्ग क्या है? समृद्ध वर्ग है, अमीर वर्ग है। दूसरी बात है ये अपने को ना वंचना या अपने को ना समुदाय से अलग नहीं समझते हैं। और इनका आप राजनीति या अन्य पक्ष, जैसे आप बौद्धों को देखेंगे तो इनका ना सेना के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भागीदारी है। तो ये इनको मतलब स्पेशल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये समृद्ध वर्ग है। तो जो सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक हैं, जो कि अपने आप को ना समाज से अलग समझते हैं, वंचित महसूस करते हैं, उनकी अपनी अलग भाषाई संस्कृति विविधता है, तो उसमें आते हैं आपके मुस्लिम और ईसाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की क्या-क्या समस्याएँ हैं। तो देखिए, मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्याएँ, पहला है गरीबी एवं बेरोज़गारी, सही बात है। मुस्लिम समाज में गरीबी बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या बन के, गरीबी बहुत व्याप्त है। अब गरीबी का सबसे बड़ा कारण है बेरोज़गारी, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे आगे आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको सच्चर समिति की रिपोर्ट। सच्चर समिति की रिपोर्ट ये कहती है कि सब मुस्लिमों में सबसे निम्न साक्षरता दर है और निम्न साक्षरता दर के कारण बेरोज़गारी पर्याप्त मात्रा में, ये ज़्यादातर आपको अपना जो पारंपरिक पेशा है वही करते हैं। तो ग पहला कारण हो जाता है गरीबी एवं बेरोज़गारी की। दूसरा है अशिक्षित एवं रूढ़िवादिता, सही बात है, अशिक्षा, मैंने सच्चर समिति की रिपोर्ट आपको बताई। दूसरा है रूढ़िवादिता, जो इनके यहाँ परंपरा चली आ रही है उसका बहुत कट्टरता से पालन करते हैं, तो ये अशिक्षा एवं परिवर्तन नहीं सहन करते हैं। तो अशिक्षा और रूढ़िवादिता की समस्या। तीसरा है स्त्रियों में निम्नतर शिक्षा स्थिति। तो देखिए, जब क्या होता है, घर की जब महिलाएँ पढ़ी लिखी होती है, तो जब महिला पढ़ लिख जैसे भी कहा जाता है कि एक महिला पढ़ लेती है तो एक महिला नहीं पढ़ती है, एक परिवार पढ़ लेता है। क्योंकि अगर महिला शिक्षित है तो वो अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर देगी। लेकिन ऐसा मुस्लिम अल्पसंख्यकों में नहीं है। यहाँ पे महिलाओं में जो शिक्षा की स्थिति है निम्न है। अगला है भय एवं असुरक्षा की समस्या, सही बात है। भय, आप देखेंगे कि कहीं भी आप जल चले जाइए, आपको ना इस पूरे समाज में ना मुस्लिम इलाका आपको अलग दिखाई देता है। मुस्लिम जहाँ भी रहेंगे समूह में रहते हैं। उसका कारण ही है भय और असुरक्षा। मतलब उनको ये समझ लगता है कि अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो उनके खिलाफ हिंसा हो सकती है। तो जो भय वाली स्थिति, असुरक्षा वाली स्थिति बनी हुई है और आपको ऐसा ज़्यादा और किसी समुदाय में देखने को नहीं मिलता। तो ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद है सांप्रदायिक एवं जान-माल की हानि। अब इनमें क्या है, सांप्रदायिकता है फैली हुई है। सांप्रदायिकता मतलब अपने धर्म को लेकर के उच्च स्थिति समझना, अन्य को लेकर के निम्न समझता। तो ये जो समस्या है ये भी है। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि को लेकर के भी बहुत सारा, क्योंकि एक आप आज़ादी के समय देखेंगे तो मुस्लिमों का जो देश में प्रतिनिधित्व लगभग 2-3% था, लेकिन आज अगर देखें तो इनकी जो जनसंख्या है लगभग 14-15%। तो जनसंख्या वृद्धि इनके समुदाय में एक बड़ी समस्या बनी। ठीक है? क्या जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है कि शिक्षा नहीं दे पाते हैं, और इनका जो पालन-पोषण है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। तो इतनी जो समस्याएँ हैं आपके, गरीबी, बेरोज़गारी, शिक्षा, रूढ़िवादिता, स्त्रियों की निम्न स्थिति, भय, असुरक्षा, सांप्रदायिकता और जनसंख्या वृद्धि, ये मुख्य रूप से बनी हुई है। तो हमने अभी देखा मुस्लिम अल्पसंख्यक से, अब हम देखेंगे ईसाई अल्पसंख्यकों की समस्या क्या है? क्योंकि ईसाई अल्पसंख्यकों की, आपको मालूम है कि ईसाई जो हैं ये अंग्रेज़ों के साथ भारत आए। अंग्रेज़ों यहाँ के मतलब पारंपरिक रूप से निवासी नहीं रहे हैं। तो देखिए क्या है, पहला है धर्मांतरित ईसाइयों में गरीबी की समस्या। अब क्या है ना, आपको ना देश में ईसाई वर्ग अधिकतर वो समुदाय दिखेगा जो कि अनुसूचित जाति से संबंधित है। मतलब जो जिनकी ना हिंदू वर्ग में निम्न स्थिति रखी गई है, जाति व्यवस्था में जो निम्न पायदान में थे, वही अपना धर्मांतरण कर लिए हैं और ईसाई बन गए हैं। तो उनमें क्या है, धर्मांतर तो कर लिए, लेकिन उनमें गरीबी की समस्या बनी हुई है।
दूसरा है कि धर्मांतरित दलित ईसाइयों में छुआछूत की समस्या, मतलब उन्हें अछूत वर्ग समझा जाता है। जब आप आज भी आप जाएँगे, तो जब आप चर्च में जाएँगे ना, तो जो जो दलित धर्मांतरण करके ईसाई बने हैं, उन्हें बाईं ओर खड़ा किया जाता है। तो मतलब छुआछूत की समस्या मतलब ईसाई वर्गों में भी जो निम्न ईसाई हैं, उनमें देखने को मिलती है। फिर है हिंदू कट्टरवाद के उभार के कारण ईसाइयों में भय व असुरक्षा की समस्या। सही बात है, मतलब हिंदू कट्टरवाद है, तो उनमें भी जैसे मुस्लिमों में भी भय और असुरक्षा की भावना बनी हुई, तो वैसे ईसाइयों, तो हमने अभी मुस्लिम और ईसाइयों के अल्पसंख्यक समूह वर्गों की समस्या को देखा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संवैधानिक और वैधानिक रक्षोपाय, कि क्या-क्या है संविधान और वैधानिक। वैधानिक मतलब कि संसद और विधानमंडल इनके उत्थान के लिए कौन-कौन से कानून बनाए हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे 2 संवैधानिक और वैधानिक, तो सबसे पहले देखेंगे वैधानिक प्रयास। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2 ही अनुच्छेद 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29, 30 और 350, जिसमें अल्पसंख्यकों का उल्लेख है। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत कौन-कौन से प्रावधान है? तो पहला प्रावधान है 29(1). 29(1) क्या कहता है कि अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। मतलब कि हमने जैसे कि 6 आपने अभी तक केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय घोषित समूह है। तो वो अपनी जो भी भाषा, लिपि, संस्कृति है, वो अपने को सुरक्षित रह सकते हैं। ये अधिकार उनको संविधान देता है, ठीक है? अगला है कि धर्म व भाषा के आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से रोका जाने पर पाबंदी। मतलब कि मान लीजिए कि कोई संस्थान है, मान लीजिए कोई हिंदू बहुल संस्थान है, ठीक है? अब अगर उसमें कोई मुस्लिम या ईसाई, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अगर उसमें एडमिशन चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो भाई आप उसको रोक नहीं सकते। या धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर। मतलब कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति किसी भी देश के शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। उसे रोका नहीं जाएगा, ये अधिकार उसको अनुच्छेद 29(2) देता है। फिर अनुच्छेद 30 क्या बोलता है? 30(1) बोलता है कि अपना शैक्षणिक संस्थान खोलने और प्रबंध करने का अधिकार। अब देखिए, अपना शै अपना शैक्षणिक संस्थान खोलें। इसी अधिकार के तहत जितने भी आपको मदरसे दिखाई देते हैं, ये इसी के, या आप देखेंगे कि प्राथमिक स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में बहुत सारी ना मैरी कॉन्वेंट स्कूल, मतलब ईसाई धर्म द्वारा संचालित स्कूल चलती है। तो वो इसी अधिकार का प्रयोग करके स्थापित है। तो अपना शैक्षणिक संस्थान मतलब वो मदरसा या कॉन्वेंट स्कूल खोल सकते हैं और उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। मतलब स्कूल जैसा भी उनको चलाना है, जो नियम बनाना है, वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्या बोलता है 30(2) कि अल्पसंख्यकों के प्रबंधन वाले शैक्षिक संस्थानों को राज्य से प्राप्त सहायता में भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि बहुत सारे मदरसे स्थापित हैं, ठीक है? और या फिर बहुत सारे कॉन्वेंट स्थापित हैं, और या फिर मान लीजिए कोई हिंदू धर्म समर्थित स्कूल है, वो भी था। तो अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि राज्य चाहे या केंद्र सरकार चाहे तो भाई हिंदू वर्ग वाले को पर्याप्त मात्रा में उनको सहायता वित्त पैसा दे रही है। अब बोले कि नहीं, हम मुस्लिम मदरसाओं को नहीं देंगे, तो ऐसा भेदभाव नहीं चलेगा। नहीं, आपको जितना भी आपको जो भी आपको सहायता राशि देनी है शैक्षिक संस्थानों का, बराबर देंगे। भेदभाव नहीं कर सकते कि कॉन्वेंट स्कूल है, भाई हम कॉन्वेंट स्कूल को नहीं देंगे। तो सरकार अपने नीति नियमों, कार्यक्रमों में शैक्षिक संस्थानों को जो वित्तीय सहायता देती है, उस पे भेदभाव नहीं करेगी, ऐसा वर्जित किया गया है। कौन करता है? संविधान का अनुच्छेद 2। फिर बोलता है अनुच्छेद 350, ये क्या कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। आपको मालूम है कि देश में लगभग हजारों के ऊपर आपको स्थानीय भाषाएं देखने को मिलती है। तो भाषाओं का संरक्षण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाषाएं वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है, और अगर आप लोगों का संरक्षण नहीं करेंगे तो लोगों के साथ भाषा भी विलुप्त हो जाएगी। तो वो बोलता है कि आप उनके संरक्षण के लिए स्पेशल विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। ये ऐसा संविधान नियुक्ति का प्रावधान करता है केंद्र सरकार को। तो ये थे हमारे संवैधानिक प्रावधान जो हमने देखा। अब आगे देखेंगे वैधानिक। वैधानिक का मतलब है कि संसद और विधानमंडल ने क्या-क्या कानून बनाए। तो देखिए, आपको मालूम है कि विधानमंडल इसमें खामोश है। क्यों खामोश है? क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग के घोषणा या शक्ति सारी केंद्र सरकार ने अपने पास रखी है। ठीक है? तो केंद्र सरकार के कानून। तो सबसे पहला जो कानून है वो है राष्ट्रीय, हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। पहला कौन-सा है? 1992 का अधिनियम, जो कि राष्ट्रीय, और इसी के तहत ना देश में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया जाता है। हालाँकि मैं आगे बताऊँगा। तो पहला जो वैधानिक प्रयास है वो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। दूसरा है वक्फ प्रशासन एवं केंद्रीय वक्फ परिषद। आपको मालूम है कि मुसलमानों का अपना वक्फ बोर्ड है, ठीक है ना, सार्वजनिक संपत्ति रक्षा के लिए। तो हालांकि मैं इसको डिटेल पढ़ाऊँ, तो दूसरा है वक्त का प्रशासन एवं वक्त केंद्रीय वक्फ परिषद बना सकते हैं, और तीसरा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक
संस्था आयोग, ठीक है? तो मतलब ये उनके शिक्षा संबंधित अधिकारों के लिए तो 3 मतलब 3 प्रावधान है जो कि वैधानिक प्रयासों के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम एक-एक को डिटेल पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 क्या कहता है? तो पहला तो ये आदेश देता है कि आपको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन करना पड़ेगा। मतलब कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा होता है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत, ठीक है? अब आपने भैया आयोग तो बना दिया, अब आयोग का काम क्या है, उद्देश्य क्या है? तो ये तो देखेंगे ना। तो देखिए उद्देश्य इसका क्या है? पहला है कि अल्पसंख्यकों की उन्नति एवं विकास का मूल्यांकन करना कि भाई अल्पसंख्यक हैं, निम्न है, इनकी स्थिति कमज़ोर है, अपने आप को अलग महसूस समझते हैं, वंचना के शिकार हैं, तो इनकी उन्नति हो रही है कि नहीं? इसके उन्नति का और इनका जो विकास हो रहा है उसका मूल्यांकन करना। दूसरा है इनके संरक्षण से जुड़े कार्यों की निगरानी करना कि जो-जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो-जो भी योजनाएँ बनाई जा रही हैं, उसकी ये निगरानी करेगा कि सही योजना सही व्यक्ति तक मिल रही है कि नहीं। अगला है कि उनके संरक्षण से जुड़े कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए योजना। अगर उनको लग रहा है कि नहीं यार इनको अभी इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में नहीं इनको अभी अलग सहायता देने की ज़रूरत है, तो वो योजना बनाने के लिए केंद्र सरकार को सिफ़ारिश भी कर सकती है। तो ये उसका क्रियान्वयन के लिए योजना बना सकती है। फिर अगला है कि इनके जुड़े अध्ययन, अनुसंधान, विशेषण करना और उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो ये क्या है? ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। तो उनका भाई मान लीजिए कि आप स्वाभाविक सी बात है, आप उनका कोई कार्यक्रम बनाएँगे या उनका कोई भी आपको विकास करना है, तो उनके लिए कोई अध्ययन करना है, तो ये अध्ययन का काम है, कोई अनुसंधान करना है, तो ये सब काम आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग करता है। उसके बाद है कि उनकी समस्याओं और कारणों के समाधान के लिए उपाय सुझाना, तो ये उपाय करती है। आगे है कि उनकी शिकायतों की को देखना और उससे जुड़े आधिकारिक समझ प्रस्तुत मान लीजिए कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग को कोई शिकायत है, समाज से लेकर किसी व्यक्ति तो वो अपनी शिकायत जाके अल्पसंख्यक आयोग को बता सकती है, ठीक है? अब अल्पसंख्यक आयोग उस जिस व्यक्ति के को समस्या है, उसके पास जो भी अधिकार क्षेत्र में अधिकारी मतलब नियुक्त है उस समस्या को देखने के लिए, तो वो उस अधिकारी के समक्ष आपकी समस्या रख देगी, तो आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। तो ये है उद्देश्य एवं कार्य अल्पसंख्यक आयोग का। चलिए आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका वक़्त प्रशासन एवं केंद्रीय वक़्त परिषद, ये दूसरा। तो देखिए क्या हुआ ना कि जितने भी अल्पसंख्यक थे, उनका अपनी ना एक सार्वजनिक संपत्ति थी। जैसे आप देखें मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल और प्रशासन संबंधी। तो भैया जैसे कि मुसलमानों की जैसे कि मान लीजिए मदरसे की ज़मीन है, वक़्फ की ज़मीन है या फिर कोई सार्वजनिक शमशान घाट है या फिर कोई सार्वजनिक मान लीजिए धार्मिक स्थल है या फिर तालाब है, नदी है मतलब जो उनके धर्म से रिलेटेड है, उनकी संस्कृति का संरक्षण करती है। मान लीजिए कोई मॉन्यूमेंट है ना? मतलब कोई मतलब मस्जिद टाइप का है या फिर कोई धार्मिक स्थल है जैसे जैनों का है, जैनों के बहुत सारे मतलब वो चलते हैं जैसे मंदिर जैनों के मंदिर होते हैं या फिर बिहार हो गया, बौद्ध स्थल हो गया, तो इस तरह की जो भी है, तो उनकी सार्वजनिक संपत्ति की देख-रेख करने के लिए ना, वो अपना वक्फ बोर्ड बना सकती है और केंद्रीय वक्फ परिषद भी बना सकती है, ठीक है ना? तो इसके अंतर्गत क्या हो कि 1964 में भारत सरकार द्वारा ये 1964 में क्या है वक्फ बोर्ड बनाया गया, तो इसके लिए ना भारत सरकार ने वक्फ अधिनियम 1954 बनाया था। मतलब वक़्त अधिनियम 1954 पारित किया और उसके बाद ये अधिनियम पारित किया था कि वक़्त बोर्ड बना सके। उसके बाद है वक़्त बोर्ड के प्रशासन के लिए 1995 में अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है ना? तो ये मतलब ये सुविधा उनको वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत है कि अपनी अगर आपको सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है या उसका प्रशासन करना है, तो आप केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन कर सकते हैं। अब तीसरा अगर देखें, तो तीसरा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग। तो ये आयोग का गठन स्पेशल तौर से ना उनके जो भी संस्थाएँ हैं, मतलब जो भी उनके शैक्षिक संस्थाएँ चल रही हैं ना, उनको मान्यता देने की। जैसे देखें कि क्या है ये, तो ये है कि किसी भी शैक्षिक संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा देने और उसे देश के किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध मतलब जोड़ने संबद्ध कराने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2004 याद रखिएगा ये कब का अधिनियम है 2004 की पारित किया गया मतलब कि ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2004 पारित किया गया जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग का गठन किया। अब इसका काम क्या है कि किसी भी शैक्षिक संस्थान है उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दे। अल्पसंख्यक का दर्जा देने से उनको जो केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता है या और सुविधाएं हैं वो मिलने लगती है, ठीक है ना? उस या फिर अगर अब जैसे कोई अल्पसंख्यक वर्ग का कोई शैक्षिक संस्थान तो भाई उसको अब आप उसको प्रमाण पत्र देना है तो उसको
किसी न किसी विश्वविद्यालय से जोड़ेंगे, संबद्ध करेंगे कि तभी तो डिग्री वो विश्वविद्यालय देगा। तो वो विश्वविद्यालय से जोड़ने में अगर कोई समस्या आ रही है, तो उस समस्या के निवारण के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। उसके बाद 2006 और 2010 में 2 बार इसमें संशोधन हुआ। अब देखिए 2010 का हाल ही का संशोधन, इसमें देखते हैं कि क्या संशोधन संशोधन हुआ। तो 2010 के संशोधन के बाद राज्य सरकार को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को आवेदन पत्र मिलने के 60 दिन के भीतर एनओसी देना। मतलब कि मान लीजिए कि कोई भी मदरसा है, अभी स्थापित हुआ है, या कोई भी मान लीजिए बौद्ध विहार स्थापित हुआ है, ठीक है ना? अगर उसको ना शैक्षणिक अल्पसंख्यक का दर्जा चाहिए, तो वो राज्य सरकार को, किसको? केंद्र सरकार को नहीं, राज्य सरकार को आवेदन पत्र देगा और राज्य सरकार 60 दिन के भीतर उसे नो एनओसी देगी। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी देगी। और अगर ऐसा नहीं करेगी राज्य सरकार, तो ये जो आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान है वो पूछताछ कर सकता है, और या फिर वो खुद ही स्वयं ही एनओसी प्रदान कर सकता है उससे, कि आप ना एनओसी दे देगा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, आप किसी भी विश्वविद्यालय से अपने को संबद्ध कर सकते हैं। तो ये स्पेशल विशेष प्रावधान किए गए थे। तो ये हमारा था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग। चलिए, अब अभी तक देखिए हमने ना पहले प्रयासों में हमने संवैधानिक प्रयास देख लिया और वैधानिक प्रयास देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसके नीतिगत प्रयास क्या है, ठीक है? कि मतलब कि नीतिगत प्रयास का क्या-क्या उद्देश्य है। तो देखिए, आपको मालूम है कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वो विविधता को प्रदर्शित करते हैं, कि देश की जो विविधता है उसको बताते हैं। तो विविधता में एकता के आदर्श पर आधारित एकीकरण की नीति, अर्थात अल्पसंख्यकों को भाषाई, धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए उनके विकास की मुख्य धारा में शामिल करना और उनकी समस्या का समाधान करना, ये नीतिगत प्रयास का उद्देश्य रहा है, ठीक है? अभी वर्तमान में ऐसी कोई नीति जारी नहीं की गई है अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर के, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं योजनागत प्रयास, ठीक है ना? तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है ये यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके योजनागत प्रयास देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।